हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस में दोस्तों मैंने मैराथन स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने दोस्तों नेटवर्क से और सिक्योरिटी से क्वेश्चन उठाए हैं, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन जो दोस्तों जिस लेवल के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर भी मैंने डिस्कस किया है, वहां आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग मैंने इस मैराथन में क्वेश्चन को सेट किया है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइंड एज अ प्रोग्राम दैट रन्स होगा। ठीक है, ये रन्स है। ठीक है, दैट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर सेंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग हैबिट टू द कंपनी दैट इंस्टॉल्ड इट ऑन योर कंप्यूटर। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर पृष्ठभूमि में चलता है और आपकी ब्राउजिंग आदतों की जानकारी आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम इंस्टॉल करने वाली कंपनी को भेजता है। ठीक है, भेजता रहता है। उसे इनमें से किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? एडवेयर के रूप में, मालवेयर के रूप में, कि स्पाईवेयर के रूप में, कि ग्रेवेयर के रूप में? एक ग्रेवेयर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक तरीके से समझिए कि कोई चीज को समेट कर और पूरा अपने सेंडर को भेज दे। ठीक है, उसे कहते हैं दोस्तों स्पाईवेयर। मतलब स्पाईवेयर एक प्रकार का मालवेयर है। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का क्या है? मालवेयर है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का मालवेयर है। इसके द्वारा उपयोगकर्ताओं की गैर जानकारी में सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती है। मतलब जो इंफॉर्मेशन होता है बिना ओनर की जानकारी के उसको एक्सेस कर लिया जाता है। यह मालवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या किया जाता है? इंस्टॉल किया जाता है। तो कौन सा सही है? स्पाईवेयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म गिवन टू द एक्ट ऑफ wrongfully obtain someone personal information without their permission? किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है, इंटरनेट टाइम थेफ्ट कहा जाता है, कि साइबर डिफेमेशन कहा जाता है? ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा इसका ऑप्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसे कहा जाता है आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब पहचान की चोरी। ठीक है, क्या कहा जाता है? पहचान की चोरी। थोड़ा हिंदी वाला भी सेक्शन को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज्यादा फोकस करता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं बायोलिंगुअल में आपके कंटेंट जरूर रखता हूं, इसमें नो डाउट। देखो, किसी व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी थेफ्ट कहेंगे। पूरा इसके डिफिनीशन ही क्वेश्चन में रख दिया गया है। ठीक है, तो मतलब पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा करने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। दूसरा सुनिए, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर if some miscreant willfully damages it if the proved so। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। ठीक है, तो नए कंप्यूटर की लागत। आगे देखिए दोस्तों, बी वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा। कौन कौन से लाभ दिए जा सकते हैं ये पूछा गया है, तो मुझे तो बी वाला नहीं लग रहा है। ठीक है, यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत, ये तो सही है। ठीक है, यदि कॉस्ट ऑफ द न्यू कंप्यूटर इफ द सम मिसक्रिएंट willfully the damage it if you proved so। किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर, जानबूझ शब्द आ गया ना, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। आगे देखिए,
कॉस्ट ऑफ द हायरिंग स्पेशलाइज द कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ द साइबर एक्सटोरेशन, मतलब यदि साइबर बलात्कार होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने में लगने वाली लागत, ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है। आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ द डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ द लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत, तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका 1, 3 और 4 हमने निकाला ना। आगे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे दिए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, ये देखिए बी ऑप्शन इसका दोस्तों सही होगा, क्योंकि ये पूछा था कि कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही। इसी तरीके के तो आप में क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, ठीक है। एक स्टोनो वाला पेपर है, वो सिंपल आ गया है, ध्यान रखिएगा। इसका जरूरी नहीं है कि दोस्तों हम उसी लेवल से पढ़ें, थोड़ा और एक्स्ट्रा जरूर हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात को केयरफुली लीजिएगा। आगे देखिए, which algorithm is used to decide the path to transfer the packets from source to destination? सोर्स स्थल से गंतव्य तक पैकेटों का स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? राउटिंग का किया जाता है, पाथिंग का किया जाता है, सेलेक्टिंग का किया जाता है कि डायरेक्टिंग का किया जाता है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जरूर आप आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल राउटिंग का किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे राउटिंग क्या है उसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए, जैसे मैं बात करूं इसकी कि मतलब जो सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन तक पैकेटों के स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए राउटिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? राउटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो जो यहां पे कहा है ना, पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन, कलन विधि, ठीक है ना, कलन विधि के प्रयोग से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका राउटिंग बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच चैप्टर्स ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट 2000, अब इससे ये क्वेश्चन ये बहुत जोरदार पूछा जाता है कि जो आईटी एक्ट है वो कब आया है? तो ध्यान रख लीजिए दोस्तों, ये 2000 में आया है, ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए 2000। मैंडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ साइबर एपलेट ट्रिब्यूनल, मतलब भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में कौन सा अध्याय साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का अनिवार्य बनाता है? चैप्टर 5, चैप्टर 10 की चैप्टर 11 की चैप्टर आपका कौन सा? चैप्टर 7 कौन सा सही है बताएं, कौन सा इसका सही है? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, चैप्टर 7। नहीं सॉरी, डी नहीं इसका करेक्ट होगा दोस्तों, इसका बी करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा, मतलब इसको हमें रफ करना पड़ेगा दोनों को। चैप्टर 10 ना, 7 नहीं 10, हाँ यही सही है दोस्तों, 10 में है, ठीक है। देखिए, चाहे इसमें प्रावधान क्या दिया गया है उसको समझिए, इसमें कौन कौन से प्रावधान है, प्रावधान क्या है उसको समझिए। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा एक या अधिक अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना करेगी, जिसे साइबर
विनियमन अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाएगा। तो ये दोस्तों चैप्टर 10 में आता है, बिल्कुल से याद कर लीजिए। आगे देखिए, इस तरीके की मैं शायद एक और क्वेश्चन लगा रखा हूं, ये देखिए, offenses like the tampering with computer source documents, hacking a computer systems and publishing information which is the obscene in electronic form are defined in dash of the Indian IT Act 2000। कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, ध्यान रखिएगा, छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के मतलब किस चैप्टर में परिभाषित किया जाता है, किस चैप्टर में उसे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, छेड़छाड़ वाला ध्यान रख लीजिए 11, मैं यही उसमें लगाए दे रहा था, ठीक है, ठीक। तो इसमें देखिए चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 3, चैप्टर 11 में ये चीज को डिस्कस किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, देखिए कुछ चीजें मैं लिख देता हूं, जैसे छेड़छाड़, ठीक है, छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को हमारा किस में, भारतीय आईटी एक्ट 11, अध्याय 11, अध्याय 11 को क्या बोला जाता है, ऑफेंस, ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों, 11 ऑफेंसेस, ऐसे इंग्लिश में, ठीक है, ऑफेंसेस में इसे हम डिफाइन किया गया है, ठीक। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द इलीगल रिप्रोडक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, सॉर्टिंग, डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अवैध उत्पादन और वितरण है, सॉर्टिंग है, पायरेसी है कि क्रैकर है कि वायरस है, बताइए कौन सा सही है। तो ये है दोस्तों पायरेसी ना, पायरेसी तो होगा, सॉफ्टवेयर पायरेसी को देखिए, अब समझिए थोड़ा सा, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है, सॉफ्टवेयर पायरेसी को गैर कानूनी रूप से कॉपी किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कॉपी किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। कुछ मतलब कि जो खरीद करते हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है, कि अनधिकृत प्रतिलिपि बनाना पायरेसी कहलाता है। अनधिकृत, ध्यान रखिएगा, अनधिकृत कॉपी बनाना, ठीक है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है पायरेसी। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, पायरेसी, ठीक है, पायरेसी। अब देखिए पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी 5 प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं, ध्यान रखिएगा 5 टाइप्स। अब ये पांचों टाइप को मैं आपको बता देता हूं। एक होता है, हां, काउंटर फिटिंग, पहला लिख लीजिए यहां पे, काउंटर फिटिंग होता है, ठीक है, काउंटर फिटिंग। दूसरा है इंटरनेट पायरेसी, और तीसरा है आपका एंड यूजर, और एंड यूजर पायरेसी आगे जोड़ लीजिए। चौथा है आपका क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, ठीक है, और पांचवा है आपका हार्ड डिस्क लोडिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, ठीक है, ये आपके हैं 5, ठीक है।
आगे चलिए, विच टाइप ऑफ वायरस अटैचेस विद द executable files and resulting infected exe file attacks other exe files and infects them। किस प्रकार का वायरस exe फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इंफेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इंफेक्टेड exe फाइल अन्य exe फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, प्लास्टिक वायरस की बूट सेक्टर वायरस की स्टील्थ वायरस, ये क्या है भैया, लास्ट वाला थोड़ा देख लीजिए, मेमोरी रिसाइडेंट वायरस। कौन सा इसका सही है, तो दोस्तों ये है पैरासाइटिक वायरस, पैरासिटिक वायरस, ठीक है। प्लास्टिक मैंने बोल दिया क्या, सॉरी, इसके लिए पैरासिटिक वायरस होता है ये, ठीक है। अच्छा, पैरासिटिक वायरस होता क्या है इसे समझिए। पैरासिटिक वायरस, इसे फाइल वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, फाइल वायरस के नाम से भी जाना, ध्यान रखिएगा, फाइल वायरस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्ट या संक्रमित कर देता है, ठीक है, या इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट फाइल या अन्य एग्जीक्यूटेबल फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है। मतलब कि पैरासिटिक वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच होता है और उसे जो है इन्फेक्ट करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कलेक्शन पे लगाया है दोस्तों, और आपको मजा भी आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, which mechanism is used by the computer virus worm to duplicate itself। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अरे भैया, किस युक्त का, याद कर लीजिए, बिल्कुल, जो अपने आप मतलब कॉपी बनाता है, इस तरीके 1 2 4, ठीक है, इस तरीके कॉपी बनाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, ठीक है, और ये बार बार पूछा जाने वाला वायरस होता है। ये होता है स्पॉन, ठीक है, स्पैम का। ये यहां पे देखिए, कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है, स्वैप है, इंक्रीमेंट है, और ये स्पॉन है, और ये क्या है, वार्म है। तो ये है दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी क्या है दोस्तों, एक तरीके का क्या होता है, वायरस एक प्रोग्राम है जो स्वयं की अपनी प्रतिलिप्त बना सकता है, और ठीक है, प्रतिलिप्त बना सकता है, तो वो यही काम ये करता है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपके ये हार्ड डिस्क जो लगी होती है, हार्ड डिस्क प्रतिलिप्त जब तक प्रतिलिप्त बनाता है, जब तक कि आपकी हार्ड डिस्क जो है भर नहीं जाती है। जब आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है, कंप्यूटर आपका स्लो हो जाता है, जाम होके बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये, हाँ, ठीक है, ये अपनी प्रतिलिप्त कंप्यूटर में बनाता रहता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द अदर नेम फॉर द क्रैकर्स द मलिशियस हैकर्स who infiltrated secure systems in order to steal information or cause damage। मतलब क्रैकर्स विदेशपूर्ण हैकर्स हैं जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं। अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, ब्लैक हेड्स, इन्फ्लेटर की, पायरेट्स की, डिजिटल रोग्यूज से जाने जाते हैं। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसका तो कोई तोड़ नहीं है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक हेड्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्लैक हेड्स। देखिए, ब्लैक हेड्स, इसमें ये डिफिनीशन पूरा का पूरा लिख दिया है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द क्रैकर, द मलिशियस हैकर हु इन्फ्रेटेड सिक्योर सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टील इंफॉर्मेशन और कॉज डैमेज।
क्रैकर विदेशपूर्ण हैकर हैं जो सूचना की चोरी करने को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं। ठीक है, सॉरी, उनको कहते हैं ब्लैक हैट्स कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अ पर्सन हु यूज हिज और हर expertise to gain access to another person's computer to get information illegally or to do damage is a, एक व्यक्ति जो गैर कानूनी रूप से जानकारी प्राप्त करने या नुकसान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करता है, वह है स्पैमर है, हैकर है कि प्रोग्रामर है कि एनालिस्ट है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं हैकर। ठीक है, जो बिना अनुमति के, ठीक, बिना अनुमति के दूसरे के कंप्यूटर पर, जैसे ये सोर्स वाला कंप्यूटर है और ये डेस्टिनेशन, इसको बिना अनुमति के इसके डाटा की जानकारी एक्सेस करता रहता है, तो उसी के दोस्तों हैकर कहते हैं। ठीक, समझ में आया? यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी की जानकारी प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, ठीक है, और अपनी पहुंच बनाता है, ठीक, उसी की दोस्तों हैकर कहते हैं। उसका कोई एक्सेस करने का वो नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती करता है। ठीक है, इसलिए वो काम किसका है? वो हैकर का है। आगे देखिए, वन हु द गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रॉय वाइटल डाटा, डिनाइज लेजिटिमेट यूजर सर्विसेज और काजेस प्रॉब्लम फॉर देयर द टारगेट्स इज कॉल्ड, जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो क्या कहलाता है? व्हाइट हैट हैकर कहलाता है कि क्रैकर कहलाता है कि प्रोग्रामर कहलाता है कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों क्रैकर। ध्यान से समझिए, देखिए, ये अपना पहुंच बनाता है, अपना पहुंच बना के डाटा को नष्ट करता है। डाटा को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये दो वर्ड आप याद कर लीजिए, तो उसे कहते हैं दोस्तों क्रैकर। ठीक, क्योंकि ये सब चीजें कर देगा तो जाहिर सी बात है समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, समस्या पैदा हो जाएगी तो वो रिजॉल्व होगी नहीं, तो उसे कहते हैं क्रैकर। आगे देखिए, व्हाट इज अ वायरस? ठीक है, वायरस क्या है? एक वायरस क्या है भाई, इसको समझिए। एक कंप्यूटर डिवाइस, it is a computer device that can copy itself and infect a computer without the permission or illegal of the user, illegal of the user। तो इनको पहले सबको आप पढ़िए। ठीक है, इनमें देखते हैं कि क्या कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इट इज a computer keyloggers, ठीक है, it is a computer keyloggers that can copy itself एंड इनफेक्ट, ये सब तो वार्म की बात कर रहा है ना, इटसेल्फ इनफेक्ट कंप्यूटर्स विद द परमिशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द यूजर। अच्छा, नॉलेज ऑफ द यूजर, यहाँ पे देखिए ये कभी नॉलेज ऑफ द यूजर रहता है क्या? नहीं रहता ना। तब फिर ये बिल्कुल से सेंटेंस जो है वायरस के है ही नहीं है। एक कंप्यूटर कीलॉगर जो स्वयं की कॉपी कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति या जानकारी के साथ कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। आगे देखिए, तीसरा, इट इज अ कंप्यूटर डिवाइस दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट अ कंप्यूटर विद द परमिशन। फिर से वही चीज लिख दिया है कि नॉलेज ऑफ द यूजर। ठीक है, एक कंप्यूटर डिवाइस है जो स्वयं को कॉपी कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति या जानकारी के साथ कंप्यूटर को संक्रमित। ये तीनों नहीं है। और बताइए, अब आगे चलते हैं।
इसको देखते हैं लास्ट वाला। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट अ कंप्यूटर विदाउट, ये देखिए आ गया, विदाउट परमिशन आर द नॉलेज ऑफ द यूजर्स। यही सही है, डी ऑप्शन, ठीक है, यही तो सही हुआ, डी ऑप्शन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति या जानकारी के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस जनरली फाउंड इन दी हार्ड डिस्क रूट डायरेक्टरी बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग लोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस समानता हार्ड डिस्क में पाया जाता है परंतु अपनी स्थिति परिवर्तित करता रहता है? वो क्या है दोस्तों? ए ट्रोजन रिबूट है कि वीना है कि वे है कि ट्रिवियल 88 है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ये है दोस्तों वियना। वियना, वियना का है ये सब काम, ठीक है। वियना का क्या काम है? एक ऐसा वायरस है दोस्तों, एक ऐसा ये वायरस है जो आमतौर पे हार्ड डिस्क के रूट डायरेक्टरी में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? हार्ड डिस्क के रूट डायरेक्टरी में, ठीक है, हार्ड डिस्क के एचडीडी के रूट डायरेक्टरी में ये पाया जाता है एवं अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों वियना। अच्छा क्वेश्चन था ना। आगे देखिए, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज डीडोस अटैक क्या है? अ कंप्यूटर गेम है, अ साइबर अटैक है, अ मिलिट्री अटैक सिस्टम है कि नन ऑफ दीस है? बताइए। वियना डीडोस अटैक क्या है? डीडोस अटैक क्या है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डीडोस अटैक वाला। डीडोस डेनियल ऑफ सर्विस ना, डीडोस डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस ये क्या है? साइबर अटैक है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये साइबर अटैक है। डेनियल ऑफ सर्विस अटैक एक साइबर अटैक है, ठीक है, जिसका उद्देश्य किसी ऑनलाइन सर्वर, मतलब ऑनलाइन सर्वर एप्लीकेशन वेबसाइट को बाधित करता है। ये ऑनलाइन सर्वर, ऑनलाइन सर्वर एप्लीकेशन वेबसाइट, एप्लीकेशन वेबसाइट को क्या करता है दोस्तों? डैमेज करता है, ठीक है। इस अटैक में टारगेट वेबसाइट पर भारी मात्रा में नेटवर्क स्रोत से ट्रैफिक भेजा जाता है जिससे वह वेबसाइट क्रैश हो जाती है। वेबसाइट क्या हो जाएगी दोस्तों? फिर क्रैश हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये है साइबर अटैक। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस स्प्रेड्स वाया द मलिशियस ईमेल? इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक ईमेल द्वारा फैलता है? ईमेल वाला ईमेल से पूछ रहा है, ठीक, ईमेल से। तो वो क्या है? ट्रोजन रिबूट है, वियना है कि जेएस फोर्टनाइट है कि ट्रिवियल 88D है? तो दोस्तों ये है जेएस फोर्टनाइट। जेएस फोर्टनाइट एक भयंकर वायरस का, ये दोस्तों भयंकर वायरस है, ठीक है। भयंकर, भयंकर का मतलब यहां पे खतरनाक, खतरनाक वायरस है, ठीक है। ये खतरनाक वायरस है जो ईमेल द्वारा कंप्यूटर पे फैलता है। ध्यान रखिएगा, ये ईमेल द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। तो ये तो बहुत ही डेंजरस है ना, ठीक। आगे देखिए, इसमें मैं लगा दिया हूं ना जेएस फोर्टनाइट। आगे देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है, आई स्पाइडर इन एन, कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। सर्च इंजन है, हैकर्स हु ब्रेक इनटू अ कारपोरेट कंप्यूटर सिस्टम की एप्लीकेशन फॉर द व्यूइंग
वेबसाइट है। तो बताइए कौन सा सही है? अरे भैया, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग प्रोग्राम दैट कैटलॉग वेबसाइट है, या एक प्रोग्राम है जो वेबसाइट के कैटलॉग तैयार करता है। ठीक है। स्पाइडर, उसे क्या बोला जाता है? स्पाइडर। स्पाइडर क्या है? एक कंप्यूटिंग प्रोग्राम है। ये क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटिंग प्रोग्राम है, एक कंप्यूटिंग प्रोग्राम है जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है। ये क्या काम करता है? वेबसाइट का कैटलॉग तैयार करता है, यानी कि कंटेंट, यहां से और लिख लीजिए, कंटेंट, इमेज लिंक को चेक करके गूगल के इंडेक्सिंग पेज में इंडेक्स करा, मतलब कि हाँ, इंडेक्स करा देता है। ये है इसका काम। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वायरसेस डज नॉट द रिप्लिकेट देमसेल्व्स? निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में कौन सा स्वयं को नहीं दोहराता है? ये क्या पूछा है? स्वयं को नहीं दोहराता है। तो ऐसा कौन सा है भैया? ट्रोजन हॉर्स है। वार्म तो रिप्लिकेट करता है, ये तो 2/4 बनाता है। ठीक है, ठीक ऐसे ये बनाता जाएगा, लेकिन ट्रोजन हॉर्स है वो रिप्लिकेट नहीं करता। ट्रोजन हॉर्स अपनी, ये क्या है? एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम पर कंट्रोल कर लेता है। मतलब ये क्या करता है? ये सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, कंट्रोल कर लेता है तथा सिस्टम को लॉक कर देता है। और क्या काम करता है? सिस्टम को लॉक कर देता है। ये ठीक है, एवं महत्वपूर्ण सूचना तथा पासवर्ड को चुरा लेता है। ये क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड, ठीक है, एंड पासवर्ड को क्या करता है? चुराता है। ठीक, पासवर्ड को चुराने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। ये है दोस्तों ट्रोजन हॉर्स। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओवरराइट वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा ओवरराइट वायरस नहीं है? मतलब ओवरराइट वायरस का मतलब वही चीज है कि मतलब ओवरराइट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा? ट्रोजन रिबूट नहीं, म्यू की वे की ट्रिवियलिटी डी, तो ये है दोस्तों म्यू। ठीक है, म्यू की यह खासियत है। देखो, ओवरराइट वायरसेस एक तरीके से कहिए कि दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो संक्रमण के बाद आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में डेटा को ओवरराइट करने, मूल प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से नष्ट कर देता है। ठीक है, कुछ ओवरराइटिंग वायरसेस निम्न है, जैसे ओवरराइटिंग वायरसेस में ये रिबूट वाला एक तो है, ये भी ओवरराइट वायरस करता है। ट्रिवियलिटी डी है ये भी, और वे ये भी करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following categories of viruses normally infect the executable code such as .com and .exe file? exe मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा सामान्यता निष्पादन कोड को संक्रमित करता है जो .com और .exe फाइलें हैं? फाइल इन्फेक्टर वायरसेस, बूट सेक्टर वायरसेस की मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरसेस की माइक्रो वायरसेस? बताइए कौन सा सही है? तो ये है दोस्तों फाइल इन्फेक्टर वायरस। ठीक, ये क्या है? फाइल इन्फेक्टर वायरस। मतलब फाइल इन्फेक्टर वायरस एग्जीक्यूटेबल कोड, जो क्या है दोस्तों? एग्जीक्यूटेबल कोड,
एग्जीक्यूटेबल फाइल का, ये कोड छोड़िए, एग्जीक्यूटेबल फाइल और कोड, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल और कोड को संक्रमित करता है, मतलब कि ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट कर देता है, इन्फेक्ट करता है, जैसे .com हुआ .txt फाइल को, ठीक, समझ में आया। अब यहां से दोस्तों ये रहा आपका जो है सिक्योरिटी से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम ओएसआई मॉडल पे चलेंगे और ओएसआई पे आपके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ओएसआई के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी आज ही निपटा देता हूं, क्योंकि ओएसआई से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करूंगा और मैक्सिमम चीजें दोस्तों मैंने कंप्लीट आपकी कर डाली। देखिए ओएसआई स्टैंड फॉर, ओएसआई का पूरा नाम क्या है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम इंटरफेस की ऑपरेशन सिस्टम इंटरफेस की ओपन सिस्टम इंटरफेस, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन पहला ही ऑप्शन इसका सही होता है। अब यहां पहले आप समझ लीजिए ओएसआई के बारे में, जिससे जो आगे के क्वेश्चन आएंगे वो सब सही होते रहे, ठीक है। देखिए आपको मैं एक कोड बताया था कि आप एसटी नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। यहां से बताइए, यहां से पी से क्या होता है, फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर और टी से ट्रांसपोर्ट लेयर और एस से दोस्तों आपका सेशन लेयर और पी से आपका प्रेजेंटेशन लेयर और ए से आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, समझ में आया, इतनी बातें समझ में आई। तो अब यहां से मैं आपको इसका लिख के दिखाता हूं। देखिए पहला मेरा क्या है, फिजिकल लेयर, दूसरा क्या, अच्छा फिजिकल लेयर में क्या होता है, बिट स्ट्रीम, फिजिकल मीडियम, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग बिट्स, ये सब इसमें आते हैं ना। दूसरा याद करते रहिए, इस साथ साथ में बताता रहूंगा, ठीक है। दूसरा है डाटा लिंक लेयर, ठीक है, डाटा लिंक लेयर का काम क्या है, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल और फिजिकल लिंक, ये सब इसमें आते हैं। तीसरा में क्या है दोस्तों, नेटवर्क, फिलहाल मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया हूं, नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर में क्या कहता है, नेटवर्क एड्रेसिंग, राउटिंग और स्विचिंग इसमें आएगा। चौथा दोस्तों आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, अच्छा ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या आएगा, इंड टू इंड एरर कंट्रोल आएगा, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और पांचवा आपका सेशन लेयर, पांचवा आपका सेशन लेयर, सेशन लेयर में क्या आएगा, देखिए इसमें ऑथेंटिकेशन होगा, परमिशन होगा, सेशन रिस्टोरेशन भी काम इसी में होता है। छठवां आपका है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए कोडिंग इनटू फर्स्ट एंड ओएस, इनक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सब किस में आएंगे, प्रेजेंटेशन में आएंगे। सातवां आपका है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। देखिए अब बताइए मेरा जो ट्रिक है वो कितना कारगर है, आपको सभी लेयर मैंने याद करा दिया। इसमें मैसेज फॉर्मेट आएगा, ह्यूमन मशीन इंटरफेस ये इसी में आता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं, ये 3 लेयर आपको बता चुका हूं कि ये है लोअर लेयर और ये है मिडिल लेयर और ये 3 है ऊपर की अपर लेयर है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहां से इसको मैनेज करने की कोशिश करूं, इतना क्या कहलाएगा, ये इसमें मैं मिडिल लेयर को भी शामिल कर दूं तो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है। ये क्या देता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। फिर ये ऊपर की अपर लेयर बचेगी ना, ये वाली अपर लेयर बचेगी, ठीक है, ये क्या है, अपर लेयर। समझ में आया इतना? अब देखिए यहां तक आपको मैंने समझा दिया ना। अब इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बिल्कुल हवा में उड़ाते चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, विच एमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ द OSI मॉडल परफॉर्म डाटा कंप्रेशन। मतलब OSI, अच्छा OSI इसमें कितनी लेयर होती है, तो याद रखिएगा 7 लेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो OSI मॉडल की निम्न परत में से कौन से डेटा संपीड़न करता है? नेटवर्क करता है, फिजिकल करता है, प्रेजेंटेशन करता है, कि डाटा लिंक लेयर करता है? मस्त क्वेश्चन आया ना। तो दोस्तों इसका प्रेजेंटेशन लेयर, अभी तो मैंने बताया, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में कोडिंग बताया था ना, ठीक है, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन, इसी में तो बताया था। चलिए आइए मैं लिख देता हूं इसमें, देखिए कोडिंग इनटू वन एंड जीरोज, ठीक है। और क्या क्या आएगा, इंक्रिप्शन इसी में आता है, इंक्रिप्शन आता है, कंप्रेशन आता है, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन। तो यही तो है, ये देखिए वर्ड ये तो है, ये कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन किस में होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर में। अच्छा प्रेजेंटेशन लेयर है कौन सी? तो ये है दोस्तों 6वीं लेयर है, ये 6वें लेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग OSI layers is meant for translating, encrypting और कंप्रेसिंग डाटा। फिर वही चीज आ गया, ठीक। निम्नलिखित में से किस OSI लेयर के इस्तेमाल से डाटा को अनुवाद, इनक्रिप्ट और कंप्रेशन किया जाता है? तो इसमें फिर से ढूंढ लीजिए आप 6वीं लेयर, तो आपको क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। आंख मूंदिए और लगाइए, ठीक है। ये कौन सी लेयर है? ये 6वीं लेयर है। देखिए जितनी चीजें बता दिया, आप अब कीवर्ड्स आपको याद रखिए और आप जो है आंसर दे पाएंगे। इनक्रिप्टिंग एंड कंप्रेसिंग ये 6वीं लेयर में आएगा, ठीक। नेक्स्ट, इन अ OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय। OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है? राउटिंग का कार्य पूछ लिया भैया, तो राउटिंग का नेटवर्क लेयर करता है, डाटा लिंक लेयर करता है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, कि नन ऑफ दिस? तो ये करता है दोस्तों नेटवर्क लेयर। अच्छा नेटवर्क लेयर में मैंने क्या क्या बताया है, इसको देख लीजिए। नेटवर्क एड्रेसिंग बताया है, राउटिंग बताया है और स्विचिंग बताया है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। नेटवर्क एड्रेसिंग, राउटिंग और स्विचिंग, ठीक है। ये सब किस में है? ये सब है दोस्तों आपके नेटवर्क लेयर में आते हैं। समझ में आया? ये बात को याद रखिएगा बार बार। अब ये देखिए, ये की पॉइंट आए, राउटिंग आए, आप लगा दीजिए नेटवर्क लेयर। कभी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में TCP UDP, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दुइये पूछा गया है ना, कि ओनली इसमें क्या पूछा है, ओनली फर्स्ट, कि नीदर फर्स्ट एंड नॉट बोथ है भैया, दोनों आते हैं। UDP में दोनों आते हैं। देखिए TCP और UDP दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के ये प्रोटोकॉल हैं। ये किसके हैं दोस्तों? ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल UDP एंड TCP है। TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसका है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो एक कनेक्शन रहित अविश्वसनीय प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर प्रोवाइड्स एंड टू एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। वाह, क्या पॉइंट पूछा है। अभी अभी तो मैं एंड टू एंड की बात कर रहा था ना, एंड टू एंड की मैंने बात किया। अब देखिए इसमें ये ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने बात किया था, अब देखिए आगे है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा OSI लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक त्रुटि खोज और सुधार प्रदान करता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, सेशन लेयर। ये देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में अब ना याद हो तो मैं याद दिलाता हूं। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने क्या बोला था, ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने बोला था एंड टू एंड कंट्रोल। ये किसका है, ये है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर का। जो कीवर्ड्स बोले थे उसी में से आपको पकड़ना है। ये देखिए ये जहां पे आ जाए आप ट्रांसपोर्ट लेयर लगा दीजिएगा, एंड टू एंड, आगे एरर डिटेक्शन, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, फर्स्ट लेयर वन ऑफ द OSI मॉडल फिजिकल लेयर। इसमें क्या बताना है, OSI मॉडल का पहला स्तर तो फिजिकल लेयर है, वो तो आप देख ही लिए शुरुआत से ही, उसमें कुछ नहीं बोलना है। आगे देखिए, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI नेटवर्क मॉडल। तो 7 लेयर होती हैं, इसमें कुछ नहीं बोलना है। द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग डैश टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए डैश का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। सर्वर का करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, डिजिटल नेटवर्क का, कि वर्ल्ड वाइड वेब का करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं करना। तो दोस्तों ये है ट्रांसमिशन, टीसीपी का ही तो प्रयोग करते हैं, टीसीपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है किसी नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह है, ठीक है। प्रोटोकॉल के जैसे देखिए प्रोटोकॉल और भी तरीके के होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है। लेकिन जो सोर्स टू डेस्टिनेशन में इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करता है, आपस में भेजता है, आदान प्रदान करता है, वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये डंके की चोट पे लगा दो इसका आंसर। नेक्स्ट, the internet work by using a protocol called TCP/IP. What is the full form of TCP/IP? इंटरनेट TCP/IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP/IP का पूरा रूप क्या? ओ हो कब से पढ़ रहे हो? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। इसमें भी कुछ पूछने की जरूरत है क्या? हटाओ इसको। आगे देखिए, Which of the following objects can help you maintain data across user? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्ष्य प्रयोगकर्ताओं के बीच का सहभाजन बनाए रखने में सहायता कर सकता है? सेशन ऑब्जेक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट कर सकता है, सर्वर ऑब्जेक्ट कर सकता है, कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट कर सकता है? बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो ये कह सकता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। मतलब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट हमें पूरे उपयोगकर्ताओं में डेटा बनाए रखने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट आपके एप्लीकेशन के एप्लीमेंट्स हैं, पेज वे स्क्रीन, जिन्हें आप अपने परिवेश में अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन या इंस्टॉल करते हैं। ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूं, किसी दिए गए एप्लीकेशन के सभी उपयोगकर्ताओं के बीच जानकारी शेयर करने, मतलब कि
जानकारी को शेयर करने के लिए एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, इसमें वेब स्क्रीन क्या क्या आएगी, वेब स्क्रीन आएगा, वेब स्क्रीन आ जाएगा, ईमेल स्क्रीन आएगी, ठीक है, ईमेल होता है, ठीक है, ईमेल स्क्रीन आएगी, ईमेल स्क्रीन आएगी, मोबाइल वेब स्क्रीन भी आएगा, मोबाइल वेब स्क्रीन भी इसमें आ जाएगी, ठीक है, और एसएमएस स्क्रीन भी आ जाएगी, एसएमएस स्क्रीन, ठीक है, एसएमएस स्क्रीन भी इसमें शामिल होते हैं। जैसा कि विजुअल डेवलपमेंट वातावरण में डिजाइन किया जाता है उस तरीके से। ठीक, समझ में आया? तो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर इज मींट फॉर द पैकेट राउटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होता है? पैकेट राउटिंग के लिए बोला है, इधर उधर कंफ्यूज होके गलत मत करिएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर की नेटवर्क लेयर की प्रेजेंटेशन लेयर की एप्लीकेशन लेयर, कौन सा सही है? पैकेट राउटिंग के लिए बोला है तो उसी तरीके आपको आंसर भी इसमें देना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों नेटवर्क लेयर। ठीक है, अभी इसके पहले मैंने बताया था नेटवर्क में पैकेट, ठीक है, पैकेट को लिख के आपको दिया हूं पूरा, प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद लगाइएगा। तो पैकेट जहां पे भी आए नेटवर्क लेयर लगा दीजिए। इस तरीके के कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए, पैकेट राउटिंग, ठीक है, पैकेट राउटिंग, ये सब क्या है, नेटवर्क लेयर में जाएंगे। आगे देखिए, ये दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है और इसके आगे हम और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लेके नेक्स्ट मैराथन में आपके आएंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।